जय हिंद दोस्तों। आज के करंट अफेयर का आपका पहला टॉपिक है स्टॉकहोम वर्ल्ड वाटर वीक। हर साल 23 अगस्त से 27 अगस्त के बीच में वर्ल्ड वाटर वीक सेलिब्रेट किया जाता है। इसका प्रारंभ दोस्तों 1991 से हुआ, जब स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट ने इसकी घोषणा की थी, इसको मनाने की घोषणा की थी। तब से ये 5 दिवसीय आयोजन जो होता है हर साल किया जाता है। यदि हम बात करें तो यह दुनिया का सबसे अग्रणी जल सम्मेलन है और इस साल इस जल सम्मेलन में जल विकास, स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय विकास को लेकर चिंताएं व्यक्त की गई, संबोधन दिए गए। इस साल यदि हम बात करें तो इसकी 2021 की जो थीम थी, वो थीम ये रही थी बिल्डिंग रेजिलिएशन फास्टर। ये इस साल इसकी थीम थी। हर साल इसका एक अलग अलग विषय होता है और उस विषय पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस पर चर्चा की जाती है। और 2021 में जो इसका विषय रखा गया वो था बिल्डिंग रेजिलिएशन फास्टर। और इसके अंतर्गत जल की कमी, खाद्य असुरक्षा, कोविड-19 जैसी चुनौती, साथ ही साथ जल संकट को आधार बनाते हुए जलवायु संकट को आधार बनाते हुए अपने संबोधन दिए गए थे। दोस्तों, भारत की तरफ से सूरत नगर निगम जो है उसको इसमें शामिल किया गया था। सूरत नगर निगम को जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिटीज के एक पैनल में चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हमने इसमें भारत का इंटरफेयर भी देख लिया कि भारत इसमें कहाँ तक शामिल था, और इस वीक के बारे में भी जान लिया। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखिएगा, आपको उत्तर लगा देना है। क्वेश्चन यहाँ से दो ही प्रकार से बन सकते हैं कि या तो ये पूछ लेगा कि वर्ल्ड वाटर वीक जो है वो कब मनाया गया, तो याद रखिएगा 23 अगस्त से 27 अगस्त के बीच में होता है। वर्ल्ड वाटर वीक कब से मनाते हैं, अगर ये क्वेश्चन आता है तो बताएंगे 1991 से मनाते हैं। और भारत की तरफ से इस बार कौन शामिल हुआ था, तो सूरत नगर निगम को शामिल किया गया था। उसका आधार क्या था, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिटीज के तौर पे। और इसकी जो थीम थी वो थी बिल्डिंग रेजिलिएशन फास्टर, इसकी थीम थी। ठीक है, चलिए आगे की बात करें तो आपका अगला टॉपिक है जो इंटरनेशनल मुद्दा है। इंटरनेशनल मुद्दा कैसा है, अल्जीरिया और मोरक्को के बीच का। हाल ही में अल्जीरिया जो है उसने घोषणा की है कि मोरक्को के साथ उसके जितने भी राजनीतिक संबंध है वो सारे संबंध समाप्त होते हैं। और इसके लिए उन्होंने बोला कि शत्रुतापूर्ण कार्य, मतलब कहीं ना कहीं जो मोरक्को है उसके तरफ से शत्रुतापूर्ण कार्य किए जा रहे हैं, इसीलिए इन दोनों ने अपने राजनीतिक संबंधों को समाप्त कर दिया है। दोस्तों, याद रखना है कि लगभग आधी सदी से यहाँ का जो प्रदेश है, याद रखें कि जो अल्जीरिया वाला एरिया है ये लगभग आधी सदी से हिंसा से ग्रस्त है। अल्जीरिया का जो प्रदेश है ना, ये आधी सदी से आपका हिंसा से त्रस्त देशों में शामिल होता है। और ये जो देश हैं, इन देशों के बारे में ये बोलते हैं कि 1988 में, याद रखिएगा 1988 में इन्होंने एक समझौता किया था। उस समझौते के तहत इनके संबंधों को चलाया जा रहा था। अल्जीरिया और मोरक्को ने 1988 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था, जिसके माध्यम से इन्होंने अपने बीच के जो संबंध है उनको वापस से बहाल किया था और एक प्रकार से वापस साझेदारी करते हुए आगे जाने की बात की गई थी। और यही संबंध इनके अब तक जारी भी थे कहीं ना कहीं। लेकिन एक बात ये थी कि 1994 में थोड़ी सी परिस्थितियां बिगड़ी, तो इन्होंने अपनी सीमाओं को एक दूसरे के लिए पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया था। मतलब देखो, 1998 के समझौते के बाद सब कुछ चीजें बहाल कर दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद 1994 में दोनों के बीच की जो सीमाएं वो पूर्णतः प्रतिबंधित थी। लेकिन हाँ, संबंध जो थे, राजनीतिक संबंध जो थे, वो किसी न किसी रूप में चल रहे थे, जो हाल ही में अल्जीरिया की घोषणा के बाद समाप्त हो गए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन आपका पर्टिकुलर मोरक्को और अल्जीरिया से भी आ सकता है। तो जैसे कि आप मैप में देख रहे हो, अटलांटिक महासागर जो है इसी के पूर्वी किनारे पर और अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में मोरक्को जो देश है वो स्थित है। और मोरक्को से ही लगी हुई है सीमा किसकी, अल्जीरिया की लगी हुई है। अगर आप मैप में देख पा रहे हैं तो देखिए, ये जिब्राल्टर जल संधि वाला इलाका हो जाता है और अल्जीरिया के ऊपर का जो इलाका उसको हम भूमध्य सागर बोलते हैं। इसके आगे ट्यूनीशिया है, लीबिया है, नाइजर है, माली है, और यहाँ पर ऐसे देशों से घिरे हुए हैं। ठीक है ना। और आप ये मैप का जो इलाका देखेंगे, ये मूल रूप से सहारा का रेगिस्तान का इलाका भी है ना, ये भी याद रखना है। तो यहाँ पर हम अगर मोरक्को और अल्जीरिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें तो समझना है कि इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। दोस्तों, याद रखना है कि अल्जीरिया जो है उसको, अल्जीरिया जो है, ये देखो अल्जीरिया की लोकेशन दिख गई आप लोगों को, ये यूरोप का और अफ्रीका का, याद रखेंगे, यूरोप और अफ्रीका का प्रवेश द्वार कहलाता है। अल्जीरिया को क्या कहते हैं, यूरोप और अफ्रीका का प्रवेश द्वार माना जाता है। और जैसा कि मैं बता चुका हूं कि यहाँ की जो आबादी है वो लगभग आधी सदी से हिंसा से त्रस्त है। सहारा का जो रेगिस्तान है अल्जीरिया के 80% हिस्से को कवर करता है। मतलब अल्जीरिया का जो 80% भाग है उसमें कौन सा रेगिस्तान फैला हुआ है, तो याद रखेंगे
सहारा का रेगिस्तान जो है वो अल्जीरिया का लगभग 80% हिस्सा घेरा हुआ है। और अल्जीरिया जो है वो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश भी है। याद रखना, अल्जीरिया जो है वो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है और दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश है। तो आपसे अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो ये आ सकता है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आप बता देंगे अल्जीरिया अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश माना जाता है। बराबर। चलिए इससे थोड़ा सा और आगे जाते हैं। तो यहाँ समझना है कि अल्जीरिया के बारे में आपने कुछ फैक्ट देखे, तो वहीं कुछ मोरक्को के भी फैक्ट हो सकते हैं। जब मोरक्को की बात करते हैं तो ये उत्तरी अफ्रीका में स्थित एक देश है जिसकी आबादी, मोरक्को की आबादी लगभग कितनी है, 34 मिलियन के आसपास इसकी आबादी है मोरक्को की। ठीक है, ये याद रखना है। और ये पूर्व में किससे मिलता है, याद रखिएगा कि पूर्व में इसकी जो सीमा है वो अल्जीरिया से मिलती है और दक्षिण में सहारा के रेगिस्तान में, देखो सहारा का रेगिस्तान जो है उसके साथ दक्षिण में, तो मोरक्को की जो दक्षिणी सीमा है वो सहारा रेगिस्तान से है और पूर्वी सीमा जो है वो अल्जीरिया के साथ मिलती है। इसके पश्चिम में आप जाएंगे तो यहाँ पर अटलांटिक महासागर का बहुत बड़ा जो है वो एरिया है और ये आपको ध्यान रखना है। बराबर। तो ये सारे के सारे प्रदेश हैं जिसके बारे में हमने बात कर लिया, लोकेशन के बारे में बात कर लिया। अगर आपसे क्वेश्चन आता है तो आप याद रखिएगा, बता देना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला आपका जो टॉपिक है वो है क्यूबा। क्यूबा में क्रिप्टो करेंसी को मान्यता दे दी गई है। क्यूबा में क्रिप्टो करेंसी को मान्यता दे दी गई है, ये याद रखना है। हाल ही में हवाना सिंड्रोम, आपने शुभम सिंह बेस सर की क्लास को सुना होगा, करंट अफेयर का उसमें एक लेक्चर हम लोगों ने डाला था। उस लेक्चर में हमने हवाना सिंड्रोम के बारे में बात किया था। ठीक है, हवाना सिंड्रोम जो था उसके बारे में वहां पर डिटेल में डिस्कस किया गया। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा हो तो आप लिंक में जाकर, इसी पेज पे आपको लिंक मिल जाएगी, उस लिंक में जाकर उस लेक्चर को देख सकते हैं कि हवाना सिंड्रोम क्या है, उसके कारण क्या है, उसके लक्षण क्या है। ठीक है, और किस प्रकार से अमेरिका के जो सैनिक हैं वो इससे प्रभावित माने गए हैं। तो हवाना सैनिक जो सिंड्रोम है वो भी क्यूबा से रिलेटेड है। भाई क्यूबा की राजधानी जो है हवाना, देखो यहाँ पर ये है आपकी मैक्सिको की खाड़ी। अब मैक्सिको की खाड़ी जो है इसके ऊपर यदि हम बात कर लें, पूरा यूनाइटेड स्टेट्स है। यहाँ पर आपका जो कैरेबियन सागर है और यहाँ पर वेस्ट इंडीज के छोटे छोटे से द्वीप हैं, है ना। यहाँ पर ये आपका है क्यूबा। क्यूबा जो है, और यहाँ पर आपकी आती है फ्लोरिडा की जल संधि, जिससे कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से नॉर्थ अमेरिका से भी अलग है। तो ये जो क्यूबा है इसकी राजधानी हवाना है, यहीं पर हवाना सिंड्रोम चल रहा था जिसके बारे में आप उस लेक्चर में देखेंगे। लेकिन फिलहाल ये दोबारा इसलिए चर्चा में है क्योंकि क्यूबा ने क्रिप्टो करेंसी को मान्यता दे दिया है और इसको विनियमित करने का भी निर्णय लिया है। मतलब इसके लिए कानून व्यवस्था के तहत इसको ये लेकर आएंगे। तो क्यूबा ने क्रिप्टो करेंसी को मान्यता दी है, तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानें, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है ना। यहाँ पर आपको पता तो चल गया होगा कि हवाना और क्यूबा कहाँ पर है। अच्छा, क्यूबा जो है वो इस प्रकार की मुद्राओं की लोकप्रियता काफ़ी बढ़ गई थी। इसका एक कारण था कि जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उनके शासन के तहत लगाए गए जो कड़े प्रतिबंध थे वो उसमें कहीं ना कहीं जो क्यूबा है उसमें डॉलर का प्रयोग करना कठिन हो गया था। जब डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के राष्ट्रपति थे तो उन्होंने क्या किया था, क्यूबा पर डॉलर का प्रतिबंध लगा दिया था। इसके चलते डॉलर वहाँ पर उपयोग करना कठिन हो गया है। इसके चलते क्यूबा एक नई करेंसी की तरफ भी देख रहा था। इन सब चीज़ों को देखते हुए क्यूबा में कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी की लोकप्रियता बढ़ी और इसी को देखते हुए क्यूबा की सरकार ने ये डिसीजन लिया कि अब हमें यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को क्या करना चाहिए, कानूनी तौर पर मान्यता दे देनी चाहिए, इसको वहाँ पर लागू करवा देना चाहिए। ठीक है, इसलिए कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि क्यूबा में इसको अनुमति दे दी गई है ना। अच्छा, एक और बात यहाँ पर याद रखें कि जो क्यूबा है यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने के बाद ये भी समझना पड़ेगा कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। क्रिप्टो करेंसी दोस्तों क्या है, तो याद रखना कि एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा है। क्रिप्टो करेंसी क्या है, अगर ये पूछ लिया जाता तो आप क्या बोलेंगे कि क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा है। अब डिजिटल मुद्रा होने का क्या मतलब है, डिजिटल मुद्रा होने का मतलब ये है कि एक ऐसी मुद्रा है जिसका मूल्य होता है, जिसका क्या होता है, मूल्य होता है। इसे आप ना देख नहीं सकते, इसे देख नहीं सकते आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिएगा। क्रिप्टो करेंसी क्या है, तो याद रखना क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा है जिसका एक मूल्य तो होता है लेकिन इसे आप देख नहीं सकते, इसे आप छू नहीं सकते। मतलब आप इसे देख भी नहीं सकते और छू भी नहीं सकते हैं, लेकिन एक करेंसी तो है। ये किस रूप में होती है, केवल एक डिजिटल फॉर्म में एक करेंसी होती है, ऑनलाइन फॉर्म में एक करेंसी होती है। इसका लेन देन अगर आपको करना है तो ऑनलाइन रूप में ही इसको आपको लेन देन करना पड़ेगा। इसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। जिस प्रकार से आप फोन पे या एटीएम से क्या होता है, आपको पॉइंट्स नजर आते हैं, आपका जो बैलेंस दिखता है तो आप उस बैलेंस को
छू नहीं पाते। हालांकि आप एटीएम से जाके कैश ले सकते हैं, लेकिन जो आपको ऑनलाइन आपके अकाउंट में दिखाई पड़ता है फोन पे, पेटीएम पे, वो आपका क्या होता है, बैलेंस होता है। आप उसको किसी को ट्रांसफर कर देते हैं, तो आपने क्या किया, उसको ट्रांसफर कर दिया, ऑनलाइन लेन देन कर दिया। ठीक इसी प्रकार से क्रिप्टो करेंसी का होता है। डिजिटल मुद्रा है, मूल्य होता है, लेकिन देख नहीं सकते, छू नहीं कर सकते। इसका जो लेन देन होता है वो ऑनलाइन होता है, पूरी तरीके से डिजिटल फॉर्म में होती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक बात है कि जिस देश की सरकारें इस मुद्रा को बोल सकते हैं कि एक्सेप्ट करती है, इसको मान्यता देती हैं, वो इसके बदले पर वहां पर क्या करती है, नोट या सिक्के जारी कर देती है। ठीक है, ये याद रखना है। लेकिन यहाँ पर ये जो क्रिप्टो करेंसी वो इस प्रकार की मुद्रा नहीं है, इसका केवल ऑनलाइन लेन देन ही चलता है। क्लियर। अच्छा, इसको याद रखना कि ये जो मुद्रा होती है ये एक प्रकार से इनक्रिप्टेड होती है, मतलब कोडेड होती है, कोडेड फॉर्म में ये मुद्रा होती है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में होती है, इसलिए इसको क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज होता है कि बही खाता द्वारा इसका जो जो लेन देन होता है वो प्रबंधित होता है, और इसमें पूरी तरीके से पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। यह एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में, कोडेड फॉर्म में ही होगी, ये भी ध्यान रखेंगे, है ना। जिस प्रकार से आप आपके फोन पे से किसी को पेमेंट करते हैं तो आपके पास उसका एक एक प्रकार का ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है, उसी प्रकार से इसमें भी एक रिकॉर्ड हो जाता है। तो इसका बही खाता लेन देन का जो होता है वो पूरी तरीके से क्या होता है, प्रबंधित होता है, मेंटेन होता है, किसको दिया, कितने में लिया, सब कुछ चीजें मेंटेन होता है। लेकिन इसको आप एक बोल सकते हैं कि सापेक्ष फॉर्म में नहीं देख सकते, अपने साथ में नहीं देख सकते। ठीक है। अच्छा, एक बात और समझे कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो इतनी लोकप्रिय क्यों हो रही है। तो सबसे बड़ी बात होता है कि जब भी आप कोई चीज करेंसी की बात करते हैं उसमें आप रिटर्न को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि यदि कोई व्यक्ति क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको रिटर्न अच्छा मिल जाता है। ठीक है, यह याद रखना है। एक समय ऐसा था कि जब जैसे बिटकॉइन, बिटकॉइन एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है, तो 10,000 बिटकॉइन में एक समय पहले कहीं ना कहीं आप 2 पिज्जा खरीद पाते थे। लेकिन आज वो बिटकॉइन जो उसकी कीमत जो है लगभग 17 लाख रुपए है। कितनी है, 17 लाख रुपए का एक बिटकॉइन हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जिसकी कीमत बड़ी है तो ऐसे में इसको रिटर्न अच्छा मिल रहा है लोगों को, और अच्छे रिटर्न के लिए लोग क्या करते हैं कि बिटकॉइन में और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और उनको फायदा मिलने पर उसको बेच देते हैं। तो इस प्रकार की ये ट्रेडिंग टाइप का एक बिजनेस होता है, और अच्छे रिटर्न की आशा में लोग इसको कहीं ना कहीं बोल सकते हैं एक्सेप्ट कर रहे हैं, और इसीलिए ये लोकप्रिय भी हो रही है। ठीक है। आपका अगला जो टॉपिक है वो है दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य। दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य की अगर हम बात करेंगे तो एक पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के रूप में इसको घोषित किया गया है, इसीलिए हम इसके बारे में आज बात कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ याद रखिएगा कि पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है उसने गुवाहाटी में दक्षिण पश्चिमी किनारे पर स्थित दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य को पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र या इको सेंसिटिव जोन अधिसूचित कर दिया है। अब हम यहाँ पर दो तीन चीजों पर बात करेंगे कि एक तो ये कि इसको आप पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर रहे हैं, इसका इसकी आवश्यकता क्या थी। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है, और तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि जो ये पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र होते हैं ये क्या होते हैं। इन सभी मुद्दों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इस बात की आवश्यकता क्या थी कि इस दीपोर बिल अभ्यारण्य को आप एक पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित करेंगे। तो इसकी आवश्यकता ये थी कि दोस्तों याद रखना है कि दीपोर बिल जो है वो एक प्रकार का आर्द्र भूमि है ना। एक प्रकार की क्या है, ये आर्द्र भूमि है, एक रामसर स्थल है। ये क्या है, एक रामसर स्थल है। रामसर स्थल होने का मतलब आर्द्र भूमि होता है। अब सबसे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि रामसर स्थल क्या होता है। तो आर्द्र भूमि है, इसे रामसर स्थल या रामसर साइट घोषित किया गया है। दोस्तों याद रखना है कि 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर नामक शहर में एक सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में वैश्विक स्तर पर आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने की बात को माना गया था, ताकि ये जैव विविधता को बचाकर रख सकें। कहीं ना कहीं जो आर्द्र भूमियां होती हैं, नम भूमि होती हैं, वेटलैंड जो होते हैं, वो जैव विविधता का अपार भंडार होते हैं। तो ऐसे में अगर आर्द्र भूमियां सूख जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, तो इस सृष्टि से जैव विविधता भी खत्म होती चली जाएगी। तो जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए आर्द्र भूमि को संरक्षित करने की बात जो थी वो सबसे पहले 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर नामक स्थल पर की गई थी, इसलिए इसको रामसर अधिवेशन कहा गया। और जो भी नम भूमि क्षेत्र होते थे उनको आप संरक्षण क्षेत्र घोषित करते थे, तो उनको आप क्या बोल देते हैं, अब रामसर स्थल या रामसर साइट नाम देते हैं।
ठीक है। तो इसको एक रामसर स्थल भी घोषित किया गया। इसका मतलब ये है कि ये जैव विविधता की दृष्टि से एक संपन्न क्षेत्र के अंतर्गत आता है, एक आर्द्र भूमि के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ से रेलवे ट्रैक भी गुजरने वाले हैं इस क्षेत्र से। यहाँ से एक बोल सकते हैं कि विद्युत जो होता है, विद्युत लाइन भी यहाँ से निकालने की बात हो रहा है कि इसको विद्युतीकृत किया जाए, लाइन भी निकाली जाए, है ना? इसके अलावा यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर कचरा फेंकने की भी घटनाएं हो रही हैं कि मानव यहाँ पर कचरा फेंक रहा है। इसके अलावा कई सारे वाणिज्यिक जो जो इंटरफेरेंस होता है, वाणिज्यिक व्यापारिक काम होते हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज, वो भी यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं। तो चूंकि रेलवे लाइन बढ़ रही है, विद्युत लाइन लग रही है, कचरा फेंका जा रहा है, वाणिज्यिक गतिविधियां यहाँ पर बढ़ रही है, इसके कारण ये रामसर स्थल आर्द्र भूमि जो है वो खत्म होती जा रही है, इस पर खतरा आ रहा है। तो इस खतरे को देखते हुए इसको एक संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने की बात की गई है। अब यहाँ पर ये समझना है कि अगर इसको आप एक संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर देंगे तो उससे क्या होगा। यदि आप इसको एक संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर देंगे क्षेत्र, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि आप इसको एक पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित करते हैं तो इसका पहला प्रभाव होगा कि यहाँ पर छोटी छोटी अस्थायी संरचनाएं जो होंगी वो स्थापित कर सकते हैं। मतलब ये हो सकता है कि छोटे छोटे से प्रोजेक्ट आप लेकर आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखें कि वो भी कहाँ तक, 1 किलोमीटर की सीमा तक। 1 किलोमीटर की सीमा तक आप इससे दूरी कर सकते हैं, इसके अंदर का आप नहीं कर पाएंगे। जो भी स्थिति हो, अगर वो निकट लाएंगे, जैसे कि आप होटल बनाने की बात करते हैं, रिजॉर्ट बनाने की बात करते हैं, तो इस प्रकार के कोई भी निर्माण कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। दूसरी बात होगी कि यहाँ पर जो जल विद्युत परियोजनाएं होती हैं, है ना, ईंट के भट्टे होते हैं, जलाऊ लकड़ी का व्यवसाय होता है, प्राकृतिक जल निकाय की भूमि में जो भी अवशिष्ट छोड़ने की बात होती है, इन सब चीजों पर रोक लगा दी जाएगी। मतलब अगर आप किसी भी एरिया को इकोसिस्टम सेंसिटिव जोन घोषित करते हैं, तो इको सेंसिटिव जोन में आपकी ये सारी की सारी क्रियाएं नहीं की जा सकती। भले ही वो जल विद्युत योजना वाली हो, भले ही वो सड़क परियोजना वाली हो, भले ही वो ईंट के भट्टे वाली हो, भले ही वो जलाऊ लकड़ी के व्यवसाय वाली हो, ऐसी कोई सी भी परियोजना आप इसके क्षेत्र में नहीं स्थापित कर सकते। ये एक इसमें कड़ाई के साथ प्रावधान किया जाता है। बराबर है कि नहीं है। अच्छा, इसके बाद आप एक और चीज याद रखेंगे कि ये जो दीपोर बिल क्षेत्र है, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। दीपोर बिल जो है वो असम में है। दीपोर बिल कहाँ है दोस्तों, तो ये असम में है, ठीक है। असम में क्या है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो असम की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो याद रखेंगे दीपोर बिल जो है वो असम की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और यहाँ पर बोल सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के पक्षी हैं, अलग प्रकार की जैव विविधता यहाँ पर देखने को मिलती है, इसलिए इसको रामसर स्थल घोषित किया गया था। यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी की मुख्य धारा जो है उसके दक्षिण में, याद रखेंगे जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो इसके दक्षिण के छोर से प्रभावित होती है, ये याद रखना, जिसके बाद ही यहाँ पर एक मीठे पानी की झील का निर्माण होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर पक्षी और जैव विविधता का बहुत ज्यादा एरिया है, ये आपको ध्यान रखना है। बरोबर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज याद रखना है कि कम से कम 150 प्रजातियों के, है ना, 150 प्रजातियों के पक्षी यहाँ पर मिलते हैं। कहाँ, दीपोर बिल में 150 प्रजातियों के पक्षी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसके अलावा 2 प्रजातियां जो हैं वो गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं। एक प्रजाति जो इनमें से लुप्त प्राय है, 5 संवेदनशील में आती हैं और 4 लगभग संकटग्रस्त प्रजातियों में आती हैं। तो एक प्रकार से बहुत ही ज्यादा संवेदनशील स्थिति है जैव विविधता में यहाँ पर, इसलिए इस क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने का निर्णय भी सरकार ले रही है। क्लियर है। अच्छा, दीपोर बिल जो आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसी के पास में यहाँ पर एक और स्थित है जिसको हम बोलते हैं रानी आरक्षित वन। दीपोर बिल के जस्ट पास में ही है रानी आरक्षित वन, है ना। और गरभंगा आरक्षित वन, गरभंगा आरक्षित वन, ये भी इसी के पास में है। किसके पास में है, दीपोर बिल जो क्षेत्र है इसी के पास में है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हाथियों का आवागमन होता है। तो कहीं ना कहीं जो आर्द्र भूमि स्थल होता है वो हाथियों के निवास स्थान के तौर पर भी माना जाता है। तो इस दीपोर बिल आर्द्र भूमि के पास में ही रानी आरक्षित वन और गरभंगा आरक्षित वन है, जहां कहीं ना कहीं हाथियों का आवागमन होता रहता है। हाथियों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको और संरक्षित करने की जरूरत है। इसके अलावा यहाँ पर सरीसृपों की 12 प्रजातियां हैं। सरीसृपों की कितनी प्रजातियां हैं, 12 प्रजातियां हैं। मछलियों की लगभग 50 प्रजातियां हैं
उभयचरों की लगभग 6 प्रजातियां हैं और सूक्ष्म जीवों की लगभग 155 प्रजातियां हैं। मतलब आप देख रहे हैं कि मैंने आपको एक-एक चीज़ इसकी बता दी है कि कितने बड़े पैमाने पर इस दीपोरबिल क्षेत्र में जैव विविधता मौजूद है और इतनी बड़ी जैव विविधता है तो कहीं न कहीं इसको पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र जो है वो घोषित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र क्या होता है, ESZ क्या होता है? तो एक प्रकार से ये एक ऐसे क्षेत्र होते हैं जो संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किए जाते हैं। मतलब ये ऐसे क्षेत्रों में घोषित करेंगे जहाँ पर संरक्षित क्षेत्र हो, राष्ट्रीय उद्यान हो या वन्यजीव अभयारण्य हो। ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जो कहीं न कहीं ऐसी गतिविधियों को प्रतिबंधित करते हैं, विनियमित करते हैं, जो इन संरक्षित क्षेत्रों के लिए एक प्रकार से खतरा हो सकते हैं, घातक अवशोषक बन सकते हैं। तो यहाँ पर जिस भी क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित करेंगे, वो क्षेत्र में आप किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधि को का अंजाम नहीं दे सकते, जो पारिस्थितिकी के लिए संकट पैदा कर सके, उस क्षेत्र के विनाश का कारण बन सके। ठीक है दोस्तों? तो ये आपको ध्यान रखना है ना? अच्छा यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो आया था 1986 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ने इको सेंसिटिव ज़ोन शब्द का उल्लेख नहीं किया है। इको सेंसिटिव ज़ोन जैसा कोई शब्द होना चाहिए, ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में नहीं किया गया है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो 2002 में आया था, उसके अनुसार किसी संरक्षित क्षेत्र के आसपास 10 किलोमीटर तक के क्षेत्र में ESZ घोषित किया जा सकता है। मतलब कि जो इको सेंसिटिव ज़ोन होते हैं, इसकी घोषणा करने की जो बात है, वो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2002 में की गई, जिसमें इन्होंने कहा है कि 10 किलोमीटर के एरिया में कहीं भी घोषित कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा संवेदनशील गलियारे, कनेक्टिविटी और पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण भाग, परिदृश्य श्रृंखला के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र 10 किलोमीटर के क्षेत्र के आगे स्थित हैं, तो इन क्षेत्रों को भी आप शामिल कर सकते हैं ES में। मतलब कि आप इस बात को ना लेकर चलें कि केवल 10 किलोमीटर के भीतर ही आप इसको करेंगे। अगर 10 किलोमीटर से ज़्यादा क्षेत्र में भी आप बात करें, तो वहाँ पर भी आप उचित समझें तो 10 किलोमीटर क्षेत्र के बाहर भी इन क्षेत्रों को घोषित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसको आपको समझना चाहिए। तो इस इतने बड़े चैप्टर में हम लोगों ने क्या किया, दीपोर बिल कहाँ है वो हम लोगों ने बात कर लिया, दीपोर बिल की क्या विशेषताएं वो हम लोगों ने बात कर लिया, दीपोर बिल के आसपास कौन कौन से वन संरक्षण क्षेत्र आते हैं हम लोगों ने उस पर भी बात किया है। इसके अलावा इको सेंसिटिव जोन क्या होते हैं और उसको किस आधार पर घोषित किया जाता है, कहाँ कहाँ घोषित किया जाता है, हमने वो भी देख लिया। ठीक है, आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस सब चीज़ों को नोट डाउन कर रहे होंगे। अगर आप नोट डाउन नहीं करेंगे तो आपके लिए समस्याएं आ जाएंगी। अगला आपका टॉपिक है कि 2020 में जीवों की खोज। दोस्तों 2020 में कई जीवों की खोज की गई है। 2020 में जो जीव खोजे गए हैं उनको लेकर हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो उसने अपनी एक रिपोर्ट दी है, और ये जो रिपोर्ट दी है इस रिपोर्ट में ये सर्वे कहता है कि भारत में 2020 में लगभग 407 नई प्रजातियां खोजी गई हैं और इस प्रकार से भारत में आज टोटल प्रजातियों की संख्या लगभग हम बात करें तो 102718 के आसपास हो गई हैं। क्लियर, मतलब 1,02,718 के आसपास आपके देश में आज प्रजातियों की संख्या हो गई हैं। कब? जब इसमें 407 नई प्रजातियां जोड़ दी गई हैं। ये 407 नई प्रजातियां कौन सी हैं? जो 2020 में खोजी गई हैं। अब दोस्तों ये किसकी रिपोर्ट में बात आई है, तो याद रखेंगे भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान अर्थात जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में ये बात बोली गई है। तो यहाँ पर ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान के बारे में जाने, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में जाने। तो याद रखना है कि जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है ये पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन एक संगठन है जिसकी स्थापना 1916 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? तो याद रखेंगे 1916 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो कोलकाता में है। कोलकाता में इसका मुख्यालय, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है, ना केवल यूपीएससी पीएससी में बल्कि जो आपकी एसएससी और एमपीएसआई कांस्टेबल की एग्जाम होती है उसमें भी कई बार क्वेश्चन आया है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है। तो आप याद रखेंगे कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो आपका कहाँ पर है, तो कोलकाता में है। और कब स्थापित हुआ था? तो 1916 में स्थापित हुआ था। अब सोचिए कि पूरे देश में ये ऐसे ही काम करेगा क्या? नहीं, पूरे देश में इसके काम करने के अलग अलग कार्यालय, मतलब ये अपने 16 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से अपने काम को संपन्न करता है। कौन? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये तो हो गई बात जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, लेकिन उन प्रजातियों में से कुछ इंपॉर्टेंट प्रजातियों को देखते हैं जो 2020 में खोजी गई हैं। ठीक है, तो ये प्रजातियां यहाँ हैं, मैंने ऐसे कैसे नाम यहाँ पर लिख दिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा,
है ना। कौन कौन सी प्रजाति शामिल की गई हैं, तो अब इनके नाम थोड़े से टिपिकल हैं, याद रखिए, जैसे ट्राउ मेरेसुरम सालाजार, ये अरुणाचल प्रदेश में खोजे गए ग्रीन पिट वाइपर की नई प्रजाति है। इसी प्रकार से है लाइकोडोन डेक्नेसिस, ये कर्नाटक में खोजा गया एक डक्कन वुल्फ सांप है। इसके अलावा एक होता है स्पैरोथेका बेंगलुरु। अब चूंकि स्पैरोथेका बेंगलुरु है, बेंगलुरु नाम आ गया है, तो बेंगलुरु शहर के नाम पर इसका नाम रखा है। बिल में रहने वाले एक मेंढक की प्रजाति, ये क्या है, बिल में रहने वाले एक मेंढक की प्रजातियां है। नेक्स्ट है आपका एक्सरियस अंजालाई। अब ये जो प्रजाति है, ये केरल में गहरे पानी में पाई जाने वाली स्नेक इल की एक प्रजाति है। काय की प्रजाति है ये, स्नेक इल की है, जो कहां पर मिली है, केरल में मिली है। नेक्स्ट है आपका ग्लाइथोहोराक्स, है ना, ग्यूडिकेंसिस, ये जो है मणिपुर में खोजी गई कैटफिश है, कैटफिश की नई प्रजाति है ये। एक और है क्लाइस्टर गेलाटेंसिस, ये ग्रेट निकोबार के जो 22वें रिजर्व है वहां पर स्कारब बिटल है, उसकी एक नई प्रजाति है। अगली प्रजाति थी मायोटिस सीएफ फ्रेटर, ये एक चमगादड़ की प्रजाति है, जो पहले चीन में, ताइवान में, रूस में देखा गया था, और पहली बार इसकी प्रजाति जो भारत के उत्तराखंड में खोजी गई है, बराबर। अगली प्रजाति आपकी जुन्थेरा सिट्रीना गिब्सन हिली, ये एक नारंगी सिर वाली सारिका है, जिसे दक्षिणी म्यांमार से लेकर थाईलैंड में इसको खोजा गया था। अब भारत में पहली बार अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नारकोडम आइलैंड पे इसको खोजा गया। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी प्रजातियां थी जो मुझे लगता है कि एग्जाम में पूछी जा सकती थी, मैंने आप लोगों से उस पर डिस्कशन कर लिया है। तो इस प्रकार से आज के करंट अफेयर में हमने कई महत्वपूर्ण मुद्दों को डिस्कस किया। अगले करंट अफेयर के लेक्चर में नए मुद्दों के साथ आपके साथ रहूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।